आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम जो एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू प्रसार भारती के हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप इसको सुन सकते हैं। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, चूंकि आज मनाया जा रहा है, तो इसी विषय पे कॉन्ट्रासेप्शन को लेके जो भी आपके मन में सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। विश्व गर्भ निरोधक दिवस ये आज मनाया जा रहा है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर AG राधिका जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर राधिका जी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं मैम हमारे इस शो में। और दोस्तों आपको भी बताते चलें कि अगर आप इस संबंध में कॉन्ट्रासेप्शन को लेके जो आज हम वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के विषय में बात कर रहे हैं, आपके मन में कोई भी सवाल हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070। यहाँ आप मैसेज के थ्रू सवाल पूछ सकते हैं और अगर आपकी क्वेरी ऐसी है जिसमें आप मैम से बात करना चाहते हैं तो डॉक्टर राधिका मैम से बात करने के लिए आप हमें कॉल करेंगे 23421080 एंड 23421082। ये हमारे नंबर्स हैं जिसमें आप 011 हमारा जो कोड है वो ज़रूर लगाइएगा और आप मैम से सीधा सवाल कर सकते हैं। तो मैम, जैसे कि आज हम वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मना रहे हैं तो और इस दिन की शुरुआत जो है ये मनाने की ये हुई थी 2007 में और इसका टैगलाइन दिया गया था वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड। तो अगर एक आम आदमी को हमें समझाना है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, क्या कहेंगे आप? मैं ये समझती हूँ कि कोई भी महिला जो बच्चा, देखिए कोई भी शादी करता है, महिला जो कपल है वो समझते हैं कि पहले एक दूसरे को समझें, उसके बाद फैमिली अपनी आगे बढ़ाएं। तो इसमें ज़रूर ये बात आती है कि आगे बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रासेप्शन का कॉन्सेप्ट जो ये है वो ये है कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी होती है, जब गर्भ धारण करती है महिला, वो उसके अपने प्लान तरीके से हो, कपल के प्लान तरीके से हो, कोई भी प्रेगनेंसी अनवांटेड ना हो, अनचाहा गर्भ ना धारण करे। तो उसको एम्पावर करने के लिए, उसको इस तरह की समझ को लाने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जी, बहुत सारे सवाल मैम हमारे मन में हैं जो आपसे पूछने हैं। निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता उनको भी बहुत कुछ जानना होगा, खासतौर से महिलाओं और लड़कियों को तो और ज़्यादा रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके राइट से और उनकी अपनी हेल्थ से ये जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एक कॉलर है मैम, धर्मवीर जी हैं, धर्मवीर गांधी जी दिल्ली से। पहले उनका सवाल लेते हैं। जरूर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी, प्रश्न पूछिएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक हमारे मित्र हैं, वो कम पढ़े लिखे थे, उनकी वाइफ पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने 3 बच्चे होने के बाद एक बार उन्होंने अपना चेकअप किया तो उसमें वो कंसीव पाई गई, तो उन्होंने एक बाजार से एक टैबलेट खरीदी और खा ली, तो उस समय तो कामयाब हो गई। नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर वही चीज करी तो वो चीज उनके लिए जानलेवा साबित होने जा रही थी, पर ठीक समय पे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में जाके उन्होंने उसका निवारण किया और ऑपरेशन से वो जो चीज वहाँ से हटी पर वो नष्ट नहीं हुई, वो नल में जाके फंस गई और उसके बाद वो उनको जानलेवा साबित होने जा रही थी, पर गुरु तेग बहादुर में आप लोगों ने उनको बचा लिया। ये कहाँ तक इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि अपनी तरीके से ये ऐसे काम ना करें? मैं समझती हूँ ये बहुत ही अहम बात बताई है आपने। क्या है कि हमारे देश में हर चीज का एक आज़ादी है, एक फ्रीडम है। तो ये सारी दवाइयाँ, ये गोलियाँ आजकल केमिस्ट की दुकान से मिल जाती हैं। तो ना केवल महिलाएं, आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि ऐसे भी पुरुष हैं, ऐसे हस्बैंड्स हैं जो कि घर पे आके अपनी वाइफ को खिला देते हैं। तो यहाँ तो महिला ने ली, कई बार तो घर में हस्बैंड भी लाके दे देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ ये सबसे प्रमुख जो एक टेक होम मैसेज हमारा होगा, सबसे पहले अगर दिन चढ़ते हैं तो अपना प्रेगनेंसी कंफर्म करें। दूसरी बात, कंफर्म करके जरूर किसी डॉक्टर से परामर्श करें। अगर आप गर्भ जो रखना चाहते हैं उसके लिए भी, या गर्भपात कराना चाहते हैं उसके लिए भी। क्यों? इसका प्रमुख कारण ये है, जैसे कि आपने ही खुद बताया, कि ये बच्चा जो था वो नल में था और नल में जो बच्चा फंसा हुआ था उसको गिराने के लिए हम अगर दवा खाते हैं तो वो उसका निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं, तो वो जाके पेट के अंदर ही ब्लीडिंग होती है, पेट के अंदर खून इकट्ठा होता है, नल फट सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ खुद से ना खाई जाएं और किसी डॉक्टर विशेषज्ञ का परामर्श जरूर लिया जाए। जी मैम, ये बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से फियर्स की बात हम लोग करते हैं। यहाँ बड़ी थिन लाइन है ये समझने में कि कहाँ पे आपके राइट की बात आ रही है, कहाँ डिसीजन मेकिंग है, कहाँ आपको फंडामेंटली अगर फैमिली सपोर्ट भी चाहिए तो कितने लोगों को आप डिस्कस कर सकती हैं। हम इस पर बात करेंगे। मैम, एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, ये राजेश कुमार जी का, बीकानेर से इन्होंने भेजा है। ये कहते हैं मेरा सवाल ये है कि गर्भ निरोधक कौन कौन से हैं और सबसे अच्छा कौन सा है? गर्भ निरोधक के देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो स्थायी और एक अस्थायी, यानी कि परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड टेम्पररी मेथड्स। जो परमानेंट है वो महिला के लिए ट्यूबेक्टमी कहते हैं, है ना, जो कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है, जिसमें वो एक स्थायी रूप तरीका है। और जो जेंट्स है उसको वैसेक्टमी कहते हैं, उसमें भी वो भी एक परमानेंट तरीका ही है। और जो अस्थायी तरीके हैं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी जो ऑप्शंस हैं, जो कि सरकार की तरफ से भी इसको एक बास्केट ऑफ चॉइसेस कहा जाता है। इतने सारे चॉइसेस हैं जिसमें बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डोम, इससे तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग अवगत ही होंगे। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको कहते हैं, जैसे कि कॉपर टी है, या फिर आजकल इंजेक्शंस हैं, या सबडर्मल इम्प्लांट्स है, रॉड है, जो कि हार्मोन्स होते हैं जो कि शरीर में लगाए जाते हैं। ये ज़्यादातर ये महिलाओं के लिए है। और इसके अलावा कुछ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो कि गोलियां हैं, और ये भी महिलाओं के लिए है। और पुरुषों के लिए भी आजकल नए इजाद हो रहे हैं, अभी पूरा मार्केट में सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन कॉन्डोम जो है वो मेल यूज़ करते हैं, और लेकिन फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सारे वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, गर्भ निरोधक तरीके हैं जो हमारे देश में भी अवेलेबल हैं, और ये पब्लिक हॉस्पिटल्स में निःशुल्क अवेलेबल है। तो लोग जाएं वहाँ पे, इसका लाभ उठाएं, और वहाँ पे ना केवल ये चीज़ें उपलब्ध हैं, इसका परामर्श भी होता है, जो हम अभी बात कर रहे हैं, हम और आप और सारे लोग जो हमारे से जुड़ भी रहे हैं। तो एक पर्सनलाइज्ड जो अप्रोच है वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है, तो ज़रूर लोग हॉस्पिटल में जाके इस बात का लाभ उठाएं। जी, और मैम ये सेफ एंड सिक्योर भी होते हैं ज़्यादातर जो प्रोसेसेस हैं? जी हाँ, बात यह है कि किस महिला के लिए या किस पुरुष के लिए क्या चीज़ सही है, वही सारी बात है, वही उसी चीज़ का परामर्श होता है। यही बताया जाता है कि आपके लिए क्या सबसे सूटेबल रहेगा। जी मैम, समर्थ हैं, इन्होंने बेंगलोर से हमें ये मैसेज भेजा है। इनके 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो जो आपने ऑलरेडी बता ही दिया कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप मेथड्स हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो सेफ भी हैं, इफेक्टिव भी हैं। और बट ही इज आस्किंग कि ये जो पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, हाउ सेफ आर दे, और साइड इफेक्ट्स उनका कुछ नहीं है, ये भी पूछ रहे हैं। देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो शरीर के नॉर्मल हार्मोन्स जो होते हैं जी, उन्हीं को टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। तो ऐसा क्यों दिया जा रहा है, उसके देने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी जो अंडेदानी होती है उसमें अंडा बनना ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा ख़त्म क्यों होता है, क्योंकि एक हार्मोन जो शरीर में बन रहा था हम बाहर से दे रहे हैं, तो शरीर ये समझता है कि हार्मोन्स ऑलरेडी हैं, तो अंडा बनने का क्रम ख़त्म हो गया। लेकिन बात यह है कि हार्मोन्स है ना, तो अब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, किसी भी महिला का रिप्रोडक्टिव एज क्या है, वो 19 साल से लेके 45 ईयर्स 45 साल, जब तक उसका मेनोपॉज नहीं हो जाता। तो यानी कि इतना बड़ा रेंज है। तो जो यंग महिलाएं हैं उनके लिए अच्छा है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस तरह के लें। लेकिन जो मैंने इंजेक्शंस बोले या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जैसे मैंने बताए थे पहले भी, तो ये वाले जो हैं वो थोड़ी एल्डरली महिलाएं भी यूज कर सकती हैं। ज्यादातर ये कहा जाता है कि 40 साल के बाद बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए कि इनको कोई और समस्या तो नहीं है, इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है, इनको डायबिटीज़ तो नहीं है, किसी तरह की कैंसर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करा जाए। लेकिन जैसे इन्होंने हमसे पूछा क्या इनका नुकसान, ये नुकसान नहीं है। हमने तो ये देखा कि किसके लिए क्या चीज़ सूटेबल है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसका फेलियर रेट सबसे कम है। हमने जो इतने सारे तरीके बताए, एक तो है स्थायी तरीका जिसका फेलियर सबसे कम है, उतना ही कंपेरेबल है अगर हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें, खासकर जो कंबाइंड पिल्स हैं, जैसे कि मालाइन अवेलेबल है गवर्नमेंट सप्लाई में। तो इसके अलावा इसके और भी फ़ायदे हैं, ये जैसे कि किसी का मासिक क्रम में अगर उसका खून का स्राव ज़्यादा जाता हो, तो इसमें देखा गया कि इससे खून की जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाती है। हमारे देश में अनीमिया वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉमन है,
तो जो ऐसी महिलाएं जो अनीमिया से ग्रस्त हैं, जिनकी मासिक क्रम में ज़्यादा खून निकल रहा हो, तो उसमें बहुत फ़ायदा है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये वाला यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा ओवरीज में कई बार गांठें बन जाती हैं, उसको गुलाने में यूज़ करते हैं। तो इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी हैं, खाली गर्भ निरोधक तरीका ही नहीं, इसमें और भी इसके फायदे हैं जिसके लिए इसको यूज़ करा जा सकता है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैम। हमारे पास और भी मैसेजेस अभी आ रहे हैं। ये देवदत्त पारसोलिया जी हैं, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर हैं, और ये कह रहे हैं कि नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू देवदत्त जी, आप रेगुलर हमारे इस प्रोग्राम में मैसेज करते हैं और सुनते हैं इस प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं दोस्तों आप FM रेनबो पर। हमारे साथ हैं आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर AG राधिका जी, जो डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। और आज हम लोग वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे जो है वो मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें गर्भ निरोधक दिवस मनाते हुए इससे संबंधित सवाल हम ले रहे हैं। तो मैम, ये एक सवाल हमारे पास आया है, उत्तराखंड से लिखने वाले हैं नरदेव सिंह जी, और इनका सवाल ये है कि मैं आप दोनों को नमस्कार, और ये पूछना चाहूँगा कि स्कूल में अगर बच्चों को इस विषय में जानकारी देना शुरू कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना लाभ होगा? तो नरदेव जी नमस्कार। आपको बात ये जान के जरूर खुशी होगी कि स्कूल में ये सारा एजुकेशन ऑलरेडी करिकुलम में है जी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते हैं। एडोलेसेंट हेल्थ आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है। ये आज हम लोगों ने समझ लिया इस बात को कि यही बच्चे हैं जो किशोर हैं, जो एडल्ट बनेंगे, तो इनको पहले से ही इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस समय शायद पूरी समझ नहीं होती, तो अपने स्कूल के करिकुलम में अलग अलग तरीके से इनको इस तरह के नॉलेज को प्रदान करा जाता है। कभी रोल प्ले करते हैं, कभी ड्रामा, कभी डायडेटिक टीचिंग करी जाती है। अच्छे तरीके से इनको ये समझाया जाता है कि क्या चीज़ें हैं, कि होता क्या है नॉर्मली बच्चे कैसे, जैसे हम आँख और कान को पढ़ाते हैं, तो ये भी एक हमारे शरीर का एक अहम अंग है, एक प्रोसेस ऑफ नेचर है जी। तो इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है, जो कि पहले होता था। पहले लोग समझते थे कि क्या है, कैसे इसको लिया जाएगा। तो धीरे धीरे टीचर्स को भी समझ आ गया, और इसकी अहमता को भी लोगों ने समझा, कि इसकी अहमियत को भी समझा कि कितनी ज़रूरी बात है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये ऑन गोइंग है। तो ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इसको भी टच करा जाता है। जी। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमारे मेथड्स हैं वो कितने सही हैं और क्या किया जा सकता है उसके लिए, और सरकार की तरफ से क्या कुछ आपको जो है स्कीम्स के माध्यम से फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं। इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो अनवांटेड जब बच्चों की बात की जाती है कि उसी चीज़ को रिफ्रेन करने के लिए, कर्ब करने की सारी कोशिश है, पॉपुलेशन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो जनसंख्या के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जाए। क्या कहेंगे आप, ये कितना उसमें हमें हेल्पफुल है अगर अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे तो? बहुत ज़रूरी है ये तो, मैं समझती हूँ पूरे देश के लिए। अगर हम करते करते नीचे तक आते जाएं, अल्टीमेटली महिला तक के लिए, नीचे से लेके ऊपर सबके लिए लाभदायक है अवेयरनेस और भ्रांतियों को दिमाग से निकालना। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, जैसे आपने ही बताया, सेंसिटिव इशू है, लोग खुल के नहीं बात करते, अपने घरों में पेरेंट्स से पूछने को कतराते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लोग पाते हैं? अपनी सहेली से, अपने पड़ोसी से, कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं कोई इश्तिहार देख लिया। तो दिमाग में बहुत तरह की हेसिटेशन होती है, भय होता है और मिथ्स होते हैं। तो सही इन्फॉर्मेशन पाना और उसको सही तरीके से अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, सोसाइटी के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। जी मैम, अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि हम इसको सिर्फ विमेन या फीमेल से जुड़ के ना देखें, इसमें मेल्स का भी अपना रोल है। बिल्कुल। बतौर फैमिली मेंबर, अगर हस्बैंड है तो, पार्टनर हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर उनके एंगल से मैं थोड़ा आपसे समझने की कोशिश हम करें तो क्या कहेंगे आप, मतलब उनकी भूमिका क्या हो सकती है अगर हमें इसको पूरी तरह से समझना है तो? देखिए, हम फैमिली, जब परिवार की बात करते हैं जी, तब तो हम सिर्फ महिला की नहीं बात करते, तब हम कहते हैं पूरा परिवार। बट लेकिन ऐसी बातों में जब आती है तो बिल्कुल अचानक महिला अकेली पड़ जाती है। तो वो तो बात मैं समझती हूँ, अब तो सारे ही लोग इस बात से सहमत होंगे कि एक पूरा यूनिट है, और हर चीज़ में, चाहे वो अच्छी बात हो, बुरी बात हो, दुख की बात हो, सुख की बात हो, कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो, फैमिली की बात हो, तो सबका ही योगदान बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इतना प्राइवेट मैटर है हस्बैंड और वाइफ के लिए, तो ऐसा भी नहीं कि बड़ा खुल के बात होती है। अभी भी हमारे परिवारों में हमारा कल्चर है ना, हम शायद अपने पेरेंट्स से, अपने सास ससुर से इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना बात कर पाएँ। सास से तो फिर भी एक चीज़ होती है, बट बाकी लोगों से तो मुश्किल है।
तो हस्बैंड का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। आपस में जो कपल है, जो महिला और पुरुष हैं, खुल के बात करें इस बारे में, इसको समझें। नहीं समझ आ रहा तो अस्पताल जाएं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो आपको, ना केवल डॉक्टर्स, आजकल तो काउंसलर्स हैं, इनके लिए अलग से एक पोजीशन है, जो सिस्टर्स वगैरह भी होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और वो एक सही इन्फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा क्या अस्पताल ही जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आजकल आशा बहनें हैं, आशा को भी काफ़ी ट्रेनिंग मिलती है, तो कुछ हद तक वो बता सकती हैं। उसके अलावा आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपने आप को अवगत कराएं। तो इसमें जैसा आपका सवाल था, वापस उसी में आते हैं, फैमिली और पुरुष का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी मैम, अगर किसी महिला को जानकारी और समझ नहीं है, और आपने जैसे ही कहा कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है पास का जो भी हो वहाँ वो जा सकती हैं, तो इसमें इन्वॉल्व करना फ्रेंड्स को या फैमिली को इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क फैक्टर भी, क्योंकि जब आप पहली बार जा रहे हैं, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो मन में कई सारे सवाल भी होंगे। तो कितना सेफ है अगर वो अकेले इस तरह की कोशिश करती हैं कि मैं खुद से जाके मिल के आऊँ? देखिए, अगर सिर्फ परामर्श करने जा रही है तो बेशक वो अकेले जा सकती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, है ना। वो बहुत ऐसी बातें होंगी शायद वो अपने घर वालों के सामने खुल के ना पूछ पाए, जी, है ना। तो अकेले जाने में कोई उसमें समस्या की बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ इलाज की ज़रूरत होती है, तो उसमें साथ में किसी का होना ज़रूरी है। तो पहले खुद समझे, अपना किसी को विश्वास जिस पे है, हस्बैंड बेस्ट रहता है, उनको साथ में ले जाएं और कंसेंट के साथ करवा लें अपना जो भी इलाज है। जी मैम, ये सवाल हम तक पहुंचा है, ये पूछ रहे हैं कि कॉपर्टी जो है, इससे कोई समस्या हो सकती है क्या? दूसरा, इससे मासिक धर्म में तो कोई दिक्कत नहीं होती, और क्या कभी, अब जो बात आप कह भी रहे थे, कुछ कैंसर वैंसर के लिए पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि इससे कुछ? देखिए, कॉपर्टी का नाम कॉपर्टी क्यों है? क्योंकि वो जो अंग्रेजी शब्द टी है उसके आकार में होता है और उसमें कॉपर होता है, यानी कि तांबा चढ़ा होता है। तो जैसे लोग कान छिदाते हैं, नाक छिदाते हैं, उसमें एक स्टड लगा लिया, उसी तरीके से ये कॉपर्टी है जो कि गर्भाशय के अंदर रख दिया जाता है। तो सबसे पहले एक ये मिस्ट्री जो है ना, ये जो बात नहीं समझ आ रही और जो एक अजीब सा डर बैठता है कि क्या चीज़ है, तो अब इसको ये समझना ज़रूरी है कि कॉपर्टी मात्र एक चीज़ है। इसका क्या फ़ायदा हुआ है? इसको जब यूट्रस के अंदर रखा जाता है तो शरीर इसको फॉरेन बॉडी की तरह आइडेंटिफाई करता है और वो बच्चा बनने से रोकता है। जी। अब इसके फ़ायदे क्या हुए? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हुआ कि पेट में अनचाहा बच्चा नहीं आ रहा। क्या इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे इन्होंने पूछा कि मासिक धर्म जो है, इसमें खून का स्राव ज़्यादा हो सकता है। शुरू के 1 या 2 महीने में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका भी इलाज है, वो कुछ गोलियों से ही सही हो जाता है। दूसरी बात, कई बार कमर में दर्द हो सकता है, तो बॉडी के अंदर एक फॉरेन बॉडी डाली, वो एडजस्ट करता है। जैसे मैंने उदाहरण ही दिया, कान छिदाया ना, तो कई आप शुरू में हो सकता है कि आपके कान में लाल हो गया, तो उसके लिए तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इन चीज़ों से थोड़ा डरते हैं। तो उसको मैं इसी वजह से खुल के बता रही हूँ कि जो भी चीज़ होती है वो ट्रांजिएंट होता है, वो कुछ दिनों के लिए होएगा, उसके बाद सही भी हो जाएगा। और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इलाज है। कैंसर की बात जो है, इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टडीज़ हैं जिसमें देखा गया कि कॉपर्टी से यूट्राइन कैंसर कम हो जाता है। अच्छा जी। तो ये इसका फ़ायदा ही मैं कहूँगी, इसका नुकसान तो अभी तक कैंसर के तरीके से, कैंसर के डायरेक्शन में तो नहीं देखा गया। जी मैम, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स या इनिशिएटिव्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। तो मैम, ये एक सवाल इनका है, हालांकि ये जिस तरह से इस बात को कह रहे हैं हम उस तरह से नहीं कहना चाहेंगे। बेसिकली इनका कहना ये था मैम कि विषय आपने अहम लिया, अच्छी बात है, लेकिन किसी का ये उदाहरण दे रहे हैं कि किसी कपल की 2 लड़कियां थी, तो उनको तीसरी लड़का चाहिए था, उस चक्कर में उन्होंने इस तरह के कुछ एफर्ट्स किए, हकीम के पास गए, ये खाया वो खाया, तो क्या ऐसे लड़का वड़का भी हो सकता है? तो इस तरह की बात तो खैर आजकल सब जगह बैन भी है और अपने आप में ये इलीगल भी है, तो ये तो खैर मुझे लगता है एंगल ही। लेकिन ये ज़रूर है कि मेथड्स को लेके लोग जो अपने आप से हकीमों के पास जाके, वैद्यों के पास जाके जिस तरह की कोशिशें करते हैं, वो कितना सही है? देखिए, सबसे पहले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो इंसान है और उसको क्या हम बनाते हैं वो हमारे हाथ में है। हम उसके अगर पेरेंट हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको एक अच्छा इंसान बनाए। अब ये बात कर रहे हैं जेंडर सिलेक्शन की, जो कि हमारी नज़र में तो बात ठीक बिल्कुल भी नहीं है। जी।
और क्या ये दवाइयों से असर करती हैं? ऐसा ज़्यादा कहीं पे भी ये देखा नहीं गया कि किसी दवाई से लड़का पैदा हो जाए या लड़की पैदा हो जाए। अब ये हकीम हैं, तरह तरह के लोग हैं जो इन चीज़ों का वादा करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात, इसका प्रमाण नहीं है जी। और स्वास्थ्य खराब होने के भी चांसेस रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और वही है कि बार बार सरकार की तरफ से सारे लोग ये एक ही चीज़, हम भी किसी की बेटी थे जो हम आज यहाँ पे बैठ के परामर्श कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैम, एक कॉलर हैं, यामीन भाई हैं रेडियो वाला गाजियाबाद से, इनका सवाल लेते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार यामीन जी, स्वागत है आपका। मैम गोविंद, नमस्कार जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला जी, प्रश्न कीजिएगा। मैम से मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि महिलाओं को मोनोपॉज, जैसे कि मासिक धर्म बंद होने के बाद चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन, इस तरह की दिक्कतें आम होती हैं या किसी की जगह होती है? ये मेनोपॉज की बात कर रहे हैं जी। तो जैसे मासिक धर्म खत्म हो गया तो क्या होता है, मासिक क्रम खत्म क्यों हुआ? जैसे हमने पहले भी बताया था कि गर्भाशय में अंडे होते हैं, वो अंडे की कोशिकाएं, तो वो जब अंडा बनता है हर महीने, तो महीनावारी आती है, तो हर साइकिल में हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं। जैसे हमने कहा कि हार्मोनल पिल्स में यही हार्मोन्स होते हैं जो शरीर में नेचुरली बन रहे होते हैं, और वो हर महीने बनते हैं, घटते हैं, बनते और घटते हैं, तो ये एक साइकिल चल रहा होता है। एक ऐसा टाइम आता है जब अंडे दानी में अंडे खत्म हो जाते हैं, उसका बैंक जो था वो खत्म हो गया, और ये हार्मोन का जो चेंजेस है वो शरीर में खत्म होने को लगता है। तो ऐसे में शुरुआत में कुछ महिलाओं में देखा गया कि इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, और सोने में परेशानी हो सकती है। तरह तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं जो कि ट्रांजिटरी होते हैं। वो शुरुआत में कुछ लोगों में देखा गया, महीना बंद होने से पहले भी स्टार्ट हो सकता है, 1 या 2 साल पहले, और उसके बाद खत्म होने के बाद रहता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, उसके बाद खत्म भी हो जाता है। तो जहां तक इनका सवाल है क्या ये नेचुरल है? हाँ, बहुत महिलाओं में नेचुरल है जी, एकदम सर्दी गर्मी लगना। ओके जी, ये बातें भी ओके। तो मैम ये एक और सवाल हमारे पास है, राजपाल जी हैं दिल्ली से। ही इज आस्किंग टिल व्हाट एज लेडी और एनी जेंट्स फॉर दैट मैटर आर एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड? तो ज़्यादातर ये कहा जाता है, पुरुष का जहाँ तक सवाल है, ये तो इनको 70-80 साल तक का भी देखा गया है, लेकिन महिलाओं का मीनोपॉज तक, जो कि ज़्यादातर 50 साल की उम्र या उससे कम। जी मैम, ये हमारे एक और लिसनर हैं, इनका सवाल ये है, पहले तो ये बधाई दे रहे हैं और आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं इतनी अच्छी जानकारी के लिए। कह रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और जानकारियाँ अच्छी मिल रही हैं, और इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये बबीता रानी गुप्ता हैं और रणधीर गुप्ता हैं ओखला संगम विहार से। और इसके साथ ही एक और सवाल मैम ये हमारे पास पहुंचा है, ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है वो डरती रहती है कि कॉपर्टी कहीं अंदर प्रॉब्लम ना करे किसी तरह से, या कुछ भी, या उसका कोई गलत परिणाम ना हो। तो क्योंकि 8 साल हो गए इनकी वाइफ को, बता रहे हैं कि वो कई बार ऐसा हुआ है लेकिन कुछ उनको क्लियर नहीं बता पा रहे हैं क्या है, तो वो कह रहे हैं कि मैं कैसे उनको कन्विंस करूँ अपनी वाइफ को इसके लिए। दिस इज व्हाट इज आस्किंग। देखिए, उनका इस तरह से डरना या घबराहट 8 साल के बाद, 8 साल के यूसेज के बाद भी अगर ये हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि किसी विशेषज्ञ के पास जाएं कि इनकी ये भ्रांति या मन का डर हट क्यों नहीं रहा है ना, ये जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे अगर इन्होंने जो कॉपर्टी लगवाई है जो कि गवर्नमेंट की सप्लाई में है, एक की तो उम्र है 3 साल, एक की उम्र है 5 से 7 साल, तो अगर ये 8 साल का हो गया और इनकी उम्र अभी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, तो ये भी अच्छा रहेगा कि कॉपर्टी बदलवा सकते हैं। अच्छा, तो जाके ये किसी भी हेल्थ सेंटर में जाएं, और मैं चाहूँगी कि दोनों लोग ही जाएं, और जो इनके मन का जो भय है या जो डर है उसको खुल के बात करें और उसको सॉल्व करवाएं अपना। जी, तो तरुण कुमार जी, उम्मीद है आपने छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेजा है तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और आज हम बात कर रहे हैं गर्भ निरोधन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, क्योंकि आज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे है। और बहुत से सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर राधिका जी हैं जो डायरेक्टर हैं, और उनसे हम सवाल कर रहे हैं। मैम, ये हमारे पास 2-3 जो मैसेजेस के थ्रू क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर। नमस्कार सर, डॉक्टर आपको भी नमस्कार। सर, ये इसमें अल्ट्रासाउंड या MRI में लिखा है बुकी यूट्रस, मतलब BULKY, बुकी यूट्रस, मल्टीपल यूरिनरी कैफेब्रोसिस, ये समझ में नहीं आया क्या हुआ। ये भाई की वाइफ है, इसका ऑपरेशन भी हो गया, ये कि आप ये पैरों में जो वो तो निकाल दी बच्चेदानी वगैरह, ये पैरों में वेरिकोस टाइप की वो हो रहा है कि वो चल नहीं पा रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई है?
देखिए, जो भी इनका नाम मैंने कैच नहीं किया, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, बल्कि यूट्रस जो लिखा हुआ है वो नॉर्मल ही है, उसमें कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। दूसरी बात, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जवाब ये टेलीफोन में या रेडियो में नहीं हो पाता। तो जिस डॉक्टर ने आपको MRI एडवाइस करा था, जिस कारणवश आप उनके पास गए थे, अब वो सारी चीज़ें एक संक्षेप में लिया जाता है। हर इंसान का जो एक कंप्लेंट होती है उसके हिसाब से उसका निरीक्षण होता है, उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। तो आप उनसे जाके दोबारा उनसे कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि इसका आगे क्या है, इसका क्या आपके ऊपर किस तरीके से वो अप्लाई करता है। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि जिन चीज़ों के बारे में, देखिए, सब चीज़ों का आइडिया सबको नहीं होता। हमारे अपने मन में भय या भ्रांतियाँ नहीं पालनी और अपने डॉक्टर से जरूर जाके कंसल्ट करें। जी मैम, ये मैसेज हमारे पास आया है विभा पारिक जी का, एंड शी सेज, नमस्ते जी, आई वांट टू आस्क व्हाई द कॉपर टी गेट डिस्प्लेस्ड और गेट एक्सपेल्ड आउट। कॉपर टी, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, उसको यूट्रस के अंदर रखा जाता है और एक फॉरेन बॉडी हो गया शरीर के लिए। शुरू में यूट्रस या आपका शरीर नहीं पहचान रहा कि वो आपका दोस्त है, तो वो कोशिश करता है कि उसको निकाल दे। तो खासकर पीरियड्स के टाइम पे या कॉपर टी को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी भी लगाया जा सकता है, इमीडिएटली आफ्टर अबॉर्शन भी लगाया जाता है। तो इसको पोस्ट एबॉर्टल कॉन्ट्रासेप्शन या पोस्ट पार्टम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। तो आप देखिए, एक इतना बड़ा गर्भाशय जिसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके अंदर आपने एक छोटी सी कॉपर टी लगा दी। तो नॉर्मली क्या होता है, कुदरती ये यूट्रस सिकुड़ता है, और जो कि सिर्फ पेट के अंदर महसूस भी नहीं होता, उतने छोटे साइज का होता है, जो कि हमारे एक फिस्ट के साइज का होता है, से भी छोटा। और वो पूरे पेट में था, जब बच्चा पेट के अंदर था, वो सिकुड़ रहा है। तो ऐसे में कॉपर टी निकल सकती है। नॉर्मली किसी भी महिला के पीरियड्स के दौरान या वैसे भी लगाने के बाद, तुरंत लगाने के बाद यूट्रस में क्रैम्प्स हो सकते हैं, जिस वजह से उसका एक्सपल्शन हो सकता है। तो ये एक्सपेल हुआ है ये जानना ज़रूरी है, और वो दोबारा भी लग सकता है। डिस्प्लेसमेंट की जो पूछ रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? वो गर्भाशय से बाहर चली गई। गर्भाशय से बाहर कहाँ? उसके दीवार में जा सकती है, या उसके आसपास कहीं यूट्रस से बाहर निकल गई। तो वो ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, मैं तो कहूँगी 10,000 में एक होता होगा, इतना रेयर है ये। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसको ना ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हो जाती है। किसी एक का हो जाता है 10,000 में, तो उसकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है। जिसके साथ हुआ उसके लिए तो ये एक अजीब सी चीज़ है, वो तो देखिए, वो तो डिस्कशन पॉइंट ही नहीं है। लेकिन हमारे को ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादातर इसकी सेफ्टी, यानी कि अगर हम बेनिफिट वर्सेस रिस्क देखें तो बेनिफिट ज़्यादा है। क्यों हुआ? जैसे कि अगर पहले सिजेरियन हो चुका उसका, किसी वजह से उसका ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, यूट्रस का किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो, या उसके लगाते हुए किसी तरह की प्रॉपरली उसके इंसर्शन नहीं हुआ हो, तो कभी कभी उसके वजह से भी हो सकता है। बट ये इतना रेयर है कि मैं तो नहीं समझती कि इससे डरना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन अवगत रहना ज़रूरी है। डिस्प्लेस हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। जी मैम, जैसे अभी सवालों से जो बात समझ में आ रही हुई कि जब कॉपर टी लगवाया जाता है, कुछ प्रिकॉशंस भी शुरू के दिनों में लेने होते हैं? कॉपर टी लगाने के कोई भी ऐसा प्रिकॉशन नहीं है कि आपको लेने की ज़रूरत होगी। सही जगह से लगाना ज़रूरी है। वहाँ पे एसेप्टिक प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, जो लगा रहा है उसको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इसके अलावा कोई प्रिकॉशंस नहीं। डिस्प्लेस एक्सपेल होने की जो बात कर रहे हैं, ये चांसेस, हालांकि आपने कहा 10,000 में एक होता है, लेकिन फिर भी। और एक्सपल्शन जैसे मैंने आपको बताया, वो उसमें भी कोई प्रिकॉशंस वाली बात नहीं है ना। जी। और बस मैम, ये एक सवाल हमारे पास जो आ रहा है, पहले तो ये तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा विषय आपने लिया और बहुत मैम अच्छे से समझा रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि कुछ मन में जो क्वेरीज और डाउट्स थे वो दूर हो गए। थैंक यू सो मच। और ये एक सवाल मैम हमारे पास गाजियाबाद से लिखने वाले हैं मनोहर लाल गांधी जी। कह रहे हैं कि आजकल बाजार में मेडिकल स्टोर्स पर अनगिनत कंपनीज के जो हैं इस तरह के जो मेथड्स के लिए चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उसमें अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और मेडिकल स्टोर वाले को भी पूरी नॉलेज हो ज़रूरी नहीं है, या कभी कभी वो मिसलीड या मिसगाइड भी कर जाते हैं या चुप रह जाते हैं उनसे पूछा जाए। तो कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कौन सा मेथड जो है वो सही है? देखिए, एक भारत में डेमोक्रेटिक कंट्री है और फ्रीडम इतना ज़्यादा है कि आप देखें, बाकी देशों में अगर जाके देते हैं, ये ओवर द काउंटर नहीं मिलते जी। यहाँ पे अवेलेबल है, और वो चॉइस इतना ज़्यादा है कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम शुरू से ही, पहला हमारा सेंटेंस ये था कि आप डॉक्टर से परामर्श करें, किसी भी हेल्थ केयर वर्कर से जो इसके बारे में जानकारी रखता हो।
तो जहाँ इनका सवाल है कि किससे पूछें, तो मैं कहूँगी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और इसका प्रॉपर जो सही इसका जो आइडियाज़ हैं, इसके जो सही परामर्श हैं, उसका लाभ उठाएं। मैम एक और हमारे पास जो क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप के थ्रू, ये कह रहे हैं कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए थैंक यू। और साथ ही ये पूछ रही हैं कि आई वांट टू आस्क व्हाई वन गेट्स प्रेग्नेंट व्हेन दिस कॉपर टी इज स्टिल इन द प्लेस। कॉपर टी के फेलियर रेट्स बहुत कम है, लगभग उतने ही हैं जितने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। तो फेलियर कोई भी चीज़ 100% नहीं है, ये कंपैरेटिव होती है। अगर बैरियर जैसे कॉन्डोम है, उसका अगर 100 महिलाएं उसको सही तरीके से यूज़ करें तो उसका फेलियर 10/100, इसको 100 विमेन ईयर्स करके कहा जाता है कि कितना फेलियर होता है। तो उसका अगर 10 to 20 है तो कॉपर टी का 0.1 या 0.2 है। ओके, इतना कम है ना। तो अब क्यों होता है, कॉपर टी अंदर थी फिर भी उसके बावजूद हो गया, क्योंकि कोई भी तरीका 100% नहीं है। वो पिल्स के साथ भी हो सकता है, वो कॉपर टी के साथ भी हो सकता है। तो अगर कभी भी इसी वजह से ये बताया जाता है जो भी कॉपर टी यूज़र है कि कभी भी दिन चढ़ते हैं, चाहे वो ओरल पिल्स हो या कॉपर टी हो, इंजेक्टेबल हो, कोई भी तरीका जो हम यूज़ करते हैं, कोई महिला यूज़ कर रही है, तो उसके लिए कहा जाता है कि कभी भी आप मिस करती हैं अपने पीरियड को तो अपना प्रेगनेंसी ज़रूर टेस्ट करें और अपने आप का आके अपना ट्रीटमेंट कराएं। जी, आप मैम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट या मेथड्स भी अभी मैं होते उसी हैं। पे आ रही थी, हाँ, मेरे को जी। लगा किसी और का भी सवाल था, तो मैंने सोचा शायद आप उसको जरूर एड्रेस मैम। करेंगे जी। उसके बाद। मैम ये पूछ रहे हैं कि जो कॉपर टी है वो कितने टाइम तक सेफ है। देखिए, सेफ्टी वाइज तो कुछ भी नहीं है, मतलब सेफ्टी तो लाइफ लॉन्ग है वो, लेकिन उसकी जो एफिकेसी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉपर टी में कॉपर होता है, तांबा जो है जो शरीर में होता है, धीरे धीरे उसकी उम्र भी घट जाती है। तो 2 तरह की कॉपर टीज जो अवेलेबल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई में, कॉपर टी 380 है, एक 375 है। तो एक की उम्र है 3 से 5 साल, दूसरे की उम्र है अराउंड 7 ईयर्स। तो इसके बाद चेंज ही एडवाइस करा जाता है। जी, अच्छा, अब हम आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में, जो आप पूछ रही थी। हाँ जी मैम, उससे पहले थोड़ा सा किसी कॉपर और टी का। वाले जो आपने बात कही, इस पे थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि आपने जो बताया कि इतना टाइम पीरियड के लिए वो रहता है, वो अपने आप अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है या उसको निकलवाना पड़ता है? और अगर आपको प्रेग्नेंट कंसीव करना है तो भी आपको निकलवाना पड़ेगा जाके? बिल्कुल, दोनों बातें ही आपकी बिल्कुल सही हैं। दोनों ही सिचुएशंस में उसको निकलवाना जरूरी है। जी। दूसरी बात यह है कि कॉपर टी कब लगाई जाए। हमने पोस्ट पार्टम और पोस्ट अबॉर्टल तो बताया, सबसे सही टाइम होता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल, जब पीरियड आ गया, पीरियड के 3रे, 4थे, 5वें दिन, है ना, जब ब्लीडिंग कम हो गई, उसको उस समय लगाना सबसे अच्छा रहता है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि सबसे पहले जब पीरियड आ गया तो ये कन्फर्म्ड है कि प्रेगनेंसी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो ब्लीडिंग जितना हो रहा था उस समय कॉपर टी के लगाने से, वो ब्लीडिंग के साथ ही वो थम जाता है। अगर उसको अलग तरीके से लगाया जाए, ब्लीडिंग होती है तो मन में घबराहट होती है। जी। तो ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि इमीडिएटली मेंसेस के बाद कॉपर टी लगाया जाए तो ये सबसे अच्छा रहता है। जी, और आपने अभी मैम एज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो कॉपर टी लगवाना किस एज में के बाद आप लगवा सकते हैं? स्पेशली कॉपर टी असल में किसी भी एज में लगा सकते हैं, लेकिन एडोलेसेंट्स में अभी भी दुनिया भर में तो सब लोग लगाते हैं, बट क्योंकि एडोलेसेंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उस समय स्पेसिंग या उस समय नहीं, जो एक अच्छा तरीका अगर कोई सोचता है तो पिल्स भी एक अच्छा साधन है। बट एडोलेसेंट एज पे भी कॉपर टी लग सकती है, बट जनरली आइडियली आपके हिसाब से कौन सी एज? आइडियल दोनों सही है, ओके, बट बेटर रहेगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडोलेसेंस में लिया। मैम एक कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से, इनका सवाल लेते हैं हम। जी, हेलो। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार मैडम जी, नमस्कार डॉक्टर साहब का भी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरी समधन है, उसकी एज 40 साल है और वो 20 साल पहले विधवा हो गई थी। आखिरी बच्चा उसका 20 साल का है, 3 बच्चे उसके। तो अब 6 महीने पहले ब्लीडिंग शुरू हुई थी उसकी, तो दवाई ली थी, रुक गई थी, और अब 15-20 दिन हो गए तो रुकी नहीं रही। तो वो कह रहे हैं, कई उसको बोल रहे हैं कि ऐसा करवा ले, तो ऐसे में क्या किया जाए मैडम जी? जहाँ तक आपका सवाल है, शायद इसको पीरियड्स ज़्यादा जा रहे हैं और 40 साल की उम्र है, तो मैं समझती हूँ स्त्री रोग विशेषज्ञ को जाके दिखाएंगी, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी बातें होती हैं। मैं समझती हूँ कि सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनको एग्जामिनेशन करा जाएगा और कुछ उनका इन्वेस्टिगेशंस करे जाएंगे, उसके बाद डायग्नोसिस बनेगा। तो मैं सलाह दूंगी कि प्रॉपरली हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। जी मैम, हालांकि ये आज के हमारे टॉपिक से
डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल ही इज आस्किंग, बोल रहे हैं कि मैम ये बताइएगा मेरी वाइफ की एज 38 है, वो मेनोपॉज के उसमें आ चुकी हैं स्टेज में, तो आपको क्या लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? कभी ब्लीडिंग नहीं होता है और कभी मेनोपॉज के, भैया आपने शायद पहले भी इसका आंसर किया था। तो जब देखिए 38 इयर्स नॉर्मली मेनोपॉजल एज में नहीं लिया जाता। भारत में एवरेज एज जो है 46 to 48 इयर्स है। तो मैं तो नहीं समझती कि अभी मेनोपॉज, जैसे ये बता रहे हैं उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो हमें तो कॉपर्टी मैम एक्चुअली कि वो लगवा सकती हैं अभी? बिल्कुल लगवा सकती हैं। इनके लिए बिल्कुल सही तरीका होगा कि कॉपर्टी लगवाएं। जी, ओके। आप प्लीज मैम जो आप उस टाइम बताना चाह रहे थे हमारे श्रोताओं तो हमने स्थायी अस्थायी बहुत सारी बातें करी, लेकिन हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है कि एक कॉन्टैक्ट हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और वो अनप्लान्ड था, और महिला या कपल ये डर लगता है उनको कि कहीं पेट में बच्चा ना आ जाए। तो कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट के बाद गोलियां, जो कि सरकार की तरफ से उसको कहते हैं ईजी पिल जी, वो सिंगल डोज होता है जो कि विद इन 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन के अंतराल में आफ्टर कॉन्टैक्ट उस गोली को लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके फेलियर रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट है वो घट जाता है। तो एक तो है 3 दिन के अंतराल ईजी पिल, या फिर 5 दिन के अंतराल कॉपर्टी। उसका भी गर्भ निरोधक एक फ़ायदा है, तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये गोलियां बार बार ली जा सकती हैं? हम तो नहीं कहते, क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स होती हैं, इससे नुकसान होता है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ को जान के कि कभी ऐसा हो गया कि कांटेक्ट हुआ या बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे थे वो बर्स्ट कर गया, कॉन्डोम फट गया, कोई भी ऐसी चीज़ है जो अनप्लान्ड हो गई, तो उसमें इजी पिल भी एक अवेलेबिलिटी है, उसके वो यूज़ के लिए है, ये जानना ज़रूरी है, लेकिन इसको रैंडम यूज़ ना करें। जी मैम, सुभाष गुप्ता जी हैं दिल्ली से, उनका सवाल है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। हेलो नमस्ते मैडम जी। सुभाष जी नमस्कार, बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, प्रश्न कीजिएगा जी। और मैडम ये ऐसा, मेरी वाइफ ना 42 साल की है, तो हाँ जी। मेरा जो पहला बच्चा हुआ था 11 साल के बाद हुआ था शादी के जी। तो इसके बाद में मतलब कोई बच्चा नहीं हुआ, और अब मतलब हम बच्चा चाहते हैं तो उसका पीरियड 3-4 महीने से हुआ भी नहीं। देखिए, इस जो जितनी बातें आपने हमें बताई उसके बीच में बहुत सारी बातें होंगी। अब मैं समझती हूँ किसी डॉक्टर से आप प्रॉपरली जाके दिखाएं। जो भी पहले इलाज के थे, जैसे 11 साल तक पेट में बच्चा नहीं आया था, तो उस समय भी आपने कुछ अपना इलाज करवाया, उसके कागज़, उसके बाद तो ये बातें, जो मेडिकल जो सिस्टम है वो इतने हल्के फुल्के तरीके से नहीं होता। हमारे लिए हर परेशानी बहुत अहम होती है, किसी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकती है। आप किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, किसी हॉस्पिटल में विजिट करें और अपनी सारी बातें बताएं। जी प्लीज़ मैम, आप अपनी बात जो कह रहे थे उस समय। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की जो हम बात कर रहे थे, तो ये ज़रूरी है कि सही टाइम पे लिया जाए, बार बार ना लिया जाए। तो क्या ये सभी ले सकते हैं? हाँ, छोटी बच्चियाँ भी ले सकती हैं, एडोलेसेंट्स जो हैं, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी लिया जा सकता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रही हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट, जैसे हमने नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट, हमने ये कहा कि पिल्स से मासिक क्रम जो होता है उसमें खून का स्राव घट जाता है, कुछ ओवरीज में जो सिस्ट बनते हैं, जो रसोलियाँ बनती हैं, कुछ हद तक घट जाती हैं। इसका एक दूसरा एडवांटेज जो कॉन्डोम्स का जो मैं बताना चाहती हूँ, जो कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि आज के तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इन्फेक्शन से बचाव। तो क्या ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ मेल्स के लिए है? क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए? नहीं। तो इसमें एक और प्रमुख चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल हैं। तो ये फीमेल कॉन्डोम अवेलेबल हैं, ये जान के क्या फ़ायदा हुआ? ये किसी भी लड़की या महिला को ये एम्पावर करता है कि वो इसको यूज़ करे। देखिए, आजकल कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं या कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको कोई भी किसी भी परिस्थिति में है और वो पूरा एक्ट जो है उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो फीमेल कॉन्डोम एक ऐसा तरीका है जिससे उनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा, ना केवल कॉन्ट्रासेप्शन के तौर से, ऑल्सो इन्फेक्शन के लिए। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो अगर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, सिर्फ इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ही लाभदायक है। डेफिनेटली हर रिलेशनशिप की अपनी ब्यूटी होती है, लेकिन उसमें कुछ प्रिकॉशंस भी ज़रूरी हैं, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात कर रहे हैं। तो मैम, आप जो बात कर रहे थे उस समय, मैं उस पर भी आपसे पूरी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं चाहूँगी आप संक्षेप में उसके विषय में बताएं। लेकिन एक हमारे पास सवाल ये मैसेज के थ्रू आया है, जिसमें ये पूछ रहे हैं, देयर आर मेनी फ्लेवर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव आइटम्स अवेलेबल इन द मार्केट, सो इज एनी इशू यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स? पवन जी पूछ रहे हैं मैम ये।
नहीं, फ्लेवर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव शायद ये कॉन्डोम्स की बात कर रहे होंगे, तो फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स की तो ऐसी कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और जहाँ तक गोलियां या फिर इंजेक्शंस, इनका फ्लेवर होने का कोई मतलब भी नहीं है ना। तो कॉन्डोम्स जहाँ तक उधर की बात है तो वो ठीक है, एंड दे आर सेफ। हाँ जी, प्लीज मैम आप अपनी बात पूरी करें जी। तो हमने यही कहा था कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, और एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, जो कि नॉन हार्मोनल है, उसका नाम है छाया। तो ये भारत में अपना लोकल प्रोडक्शन से करा गया है, और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये नॉन हार्मोनल है और ये गोलियां हैं, और इसको हफ्ते में 2 बार लिया जाता है शुरुआत के 3 महीनों तक, उसके बाद 1 a week है। तो इसके काफ़ी फ़ायदे देखे गए कि जो हार्मोन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि जैसे हमने कहा कि उम्र ज़्यादा हो जाती है 40 साल के बाद, तो उनके लिए छाया भी एक चीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स अवेलेबल हैं, जो कि 3 महीने में 1 बार इंजेक्शन लगाने का। और जैसे हम कॉपर्टी और बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। लास्ट जो मैं बताना चाहती हूँ वो है माला इनके बारे में, या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। ये जनरली क्या होता है, किसी भी लेडी का जो मासिक क्रम होता है वो 28 दिन का होता है 1 महीने में। तो इसका पैक अगर देखा जाए तो इसमें 21 एक्टिव पिल्स होते हैं जिनका वाइट कलर का होता है, और 7 जो गोलियां होती हैं वो काले या लाल रंग की होती हैं। तो लगातार लेना है। कुछ महिलाएं क्या समझती हैं कि सिर्फ सफेद गोलियां लें और लाल को ना लें, तो ऐसा नहीं है। जब ये लाल गोलियां लेंगी या काली गोलियां लेंगी तो महीना आएगा। तो कब शुरू करना चाहिए? महीने के पहले तारीख से। जिस दिन महीना आता है वो पहला तारीख माना जाता है, जिस दिन ब्लीडिंग होती है, ना कैलेंडर ईयर नहीं, कैलेंडर डे नहीं, जिस दिन उस महिला का पीरियड आया उसको डे 1 माना जाएगा। और गर्भ निरोधक तरीके के लिए इन गोलियों को डे 1 से लेना जरूरी है। जिस दिन महीना शुरू हुआ उसी दिन से स्टार्ट करें। बाय चांस बीच में अगर मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो उसके भी कुछ रिपरकशंस होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। तो अगर एक दिन मिस हुआ, जैसे ही उसको याद आए वो ले ले। अगले दिन अगर वो उसको 24 घंटे हो गए तो अगले दिन 2 गोलियां ले सकती है। लेकिन 2 दिन से ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसको जानना ज़रूरी है कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। वो गोलियों का क्रम जारी रखे, लेकिन बीच में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो छोड़ के नया साइकिल स्टार्ट करें। लास्टली एक अंतिम सवाल आपसे कि इसमें कुछ डाइट और अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी चेंजेस की आवश्यकता होती है? एक्स्ट्रा कुछ आपको एफर्ट करना होता है व्हेन यू आर टेकिंग दिस कॉन्ट्रासेप्टिव एनी? नहीं, देखिए ऐसा है, सारे लोग यंग होते हैं, सबका ही हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज। इसके अलावा कुछ खास ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच मैम। आज हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और ऐसे सेंसिटिव विषय पर दी। बहुत ही शुक्रिया आपका हम करना चाहेंगे, इसके लिए बहुत धन्यवाद मैम आपको। आपने हमें इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, इसी के साथ रेडियो डॉक्टर को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। डॉक्टर AG राधिका जी हमारे साथ थे, जिन्होंने आज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे पर हमसे बातचीत की। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल मैं तपस्या आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।